नमस्कार दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आर ओ के जो हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर, ये 2014 की अब सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो अगेन हमेशा की तरह जैसे हम लोग देख रहे हैं, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, साइंस का मतलब हिंदी इंग्लिश का एक साथ देखेंगे और हम लोग जीएस का कंप्लीट एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो आज इस पेपर में आपको इस वीडियो में कंप्लीट जीएस इलाहाबाद हाई कोर्ट के आर ओ की करेंगे। कैसा लग रहा है वीडियोस, आप आराम से समझ गए होंगे कि कैसे पैटर्न रहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के आर ओ के। अभी इन्हीं सबको आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड मॉड्यूल में सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिसको लिमिटेड सिलेक्शन मटेरियल पढ़ के आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन जीएस का है, पॉलिटी से शुरू हो रहा है। कह रहा प्लानिंग कमीशन वर्कड इन द फील्ड ऑफ, जो योजना आयोग था जिसको हटा के अब नीति आयोग आ गया, वो किस फील्ड में काम करता था, किस क्षेत्र में? इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी या कल्चर? तो बेहद आसान प्रश्न है। जो प्लानिंग कमीशन था वो इकोनॉमी पे काम करता था, जैसे पहला प्लान बनाया कि भैया एग्रीकल्चर पे होगा, दूसरा इंडस्ट्री पे बनाया, ऐसे ही करके क्या फोकस रहेगा 5 साल में इकोनॉमी को लेके, उस पर गोल सेट करता था प्लानिंग कमीशन। अगेन मैं फिर से एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स के जवाब है, ये आपको नहीं देखने, जो मैं बताऊंगा वही आपको देखने हैं। ठीक है, अगला है इलेक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर डन एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ। भारत की संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव किसकी सिफारिशों के अनुसार किए गए थे? साइमन कमीशन, क्रिप्स प्रपोजल, माउंट बेटन प्लान या कैबिनेट मिशन प्लान? तो ये भी बेहद आसान था दोस्तों। कैबिनेट मिशन प्लान जो भारत में आया था 1946 में, इसके प्रोसेस के थ्रू चुनाव हुए थे। ठीक है, जितनी जिसको सीट मिली थी उतने मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में गए थे। इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ये पॉलिटी में पढ़ा होगा आपने। अगला कह रहा है हु हैज़ द राइट टू कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू स्टेट और अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट? नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो बहुत ही सिंपल है, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट। तो देखिए, नए राज्य का गठन जो है आर्टिकल 2 के तहत होता है, एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। और बाउंड्री वगैरह बदलनी होती है तो आर्टिकल 3 से हो जाता है, बाउंड्री बदल जाएगी, नाम बदल जाएगी, पर ये सब पार्लियामेंट से होगा, सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से हो जाएगा। ठीक है, अगला, हु इज कॉल्ड ग्रैंड फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक? कौन कर्नाटक संगीत के ग्रैंड फादर के नाम से जाने जाते हैं? त्यागराज, संत पुरंदरदास, स्वाति तिरुनल या मुथुस्वामी दीक्षितर? तो देखिए, संत पुरंदरदास को कहा जाता है भैया ग्रैंड फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। ठीक है, इनका वही 15वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी के आसपास थी। अगला है, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विशेस टू रिजाइन देन टू होम शुड ही एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर? मतलब यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? पीएम को, वाइस प्रेसिडेंट को, स्पीकर ऑफ लोकसभा को या चीफ जस्टिस को देगा? तो देखिए बहुत आसान है, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देगा, वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे देता है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इसको ओथ कौन दिलाता है भैया? तो देखिए बहुत आसान होता है, प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सर परंजापे इज अ फेमस फॉर, साई साई परंजापे, माफ कीजिएगा, साई परंजापे इज फेमस, क्यों प्रसिद्ध है साई परंजापे? एक पेंटर है, फिल्म डायरेक्टर हैं, आर्किटेक्ट हैं या डांसर हैं? तो दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर थी, है ना, पहली वुमेन थी फिल्म मेकर ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया, मतलब 1938 में इनका जन्म हुआ, तक ये फिल्म मेकर थी, बहुत प्रसिद्ध। ठीक है, पहली महिला भी कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है वेयर डिड संतूर अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनेट? संतूर एक संगीत वाद्य यंत्र कहाँ बजाया जाता है? कश्मीर में, नागालैंड में, उड़ीसा में या पंजाब में? तो ये बड़ा फेमस है दोस्तों, जम्मू कश्मीर का संतूर जो है वाद्य यंत्र कहाँ बजाया जाता है? संगीत में। ठीक है, अगला कह रहा है हु फाउंडेड द खालसा पंथ? खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह? तो खालसा पंथ के फाउंडर बड़े फेमस गुरु गोविंद सिंह जी थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी। अगला कह रहा है माधवी कृष्णन इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन? माधवी कृष्णन अपने किस काम के लिए जाने जाते हैं? इकोनॉमिक्स, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, क्लासिकल म्यूजिक या ट्राइबल आर्ट? तो जो माधवी कृष्णन थे बहुत ही प्रसिद्ध एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते थे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगला है रंगोली इज अ पॉपुलर फोक आर्ट फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में रंगोली किस राज्य की एक प्रसिद्ध लोक कला है? बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या उड़ीसा? तो बड़ी प्रसिद्ध है रंगोली महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र में। अगला कह रहा है द नेम ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द फेमस नॉवल मालगुडी डेज रिटन बाय आर के नारायण?
आर के नारायण द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास मालगुडी डेज के नायक का नाम क्या है? स्वामी, राजन, रंगा या सुब्बू? तो इसका नॉवेल बड़ा ही प्रसिद्ध है दोस्तों। स्वामी एक 10 साल का लड़का होता है, 10 ईयर ओल्ड, वो इसका मेन लीड कराता है, एक स्कूल बॉय होता है, ठीक है। तो मालगुडी डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिखा कितने मालगुडी डेज को, ये भी पूछ सकता है अगली बार अगर आपसे, तो आर के नारायण ने लिखा है, याद रखना। स्वामी उसका मूल नायक है, 10 साल का बच्चा। अगला है ब्रजबासी लाल इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन। ब्रजबासी लाल अपने किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? मुगलीय वास्तुकला, भारत की नदियाँ, इंदस वैली सिविलाइजेशन या आयुर्वेदिक मेडिसिन? तो ये बहुत फेमस है दोस्तों, बीबी लाल। ये इंदस वैली सिविलाइजेशन की खोज में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। महाभारत की साइट्स, कालीबंगन, रामायण साइट्स है ना। तो एक फेमस आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो था उसके डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, तो काफ़ी प्रसिद्ध है ये, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है, विच बैंक रोल इज लिमिटेड टू द फाइनेंशियल रिक्रूटमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल फाइनेंस? कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक ही सीमित है? IFC, SBI, RBI या नाबार्ड? तो बहुत आसान है दोस्तों, नाबार्ड पता होगा, उसका नाम ही है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अब इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसको इसी पर्पज़ से बनाया गया था, एग्रीकल्चर और रूरल फाइनेंसिंग वगैरह के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल। अगला कह रहा है, विच स्क्रिप्ट वॉज यूज्ड ऑन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका? देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी या हेरियोग्राफिक्स या चित्रलेखा? कौन सी स्क्रिप्ट यूज हुई है अशोकास के शिलालेख में? तो बेहद आसान था, कोई लल्लू बच्चा होगा, अगर हिस्ट्री हल्की सी भी पढ़ी होगी तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ करी थी अशोका ने। कौन सी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अगला कह रहा है, हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत में राष्ट्रीय आय सबसे पहले किसने अनुमानित की थी? दादा भाई नौरोजी ने, VKRV राव ने, RCV राव या DR गैडगिल ने? बहुत आसान है ये भी दोस्तों। दादा भाई नौरोजी ने 1876 में सबसे पहले नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बताई थी, फिर बाद में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखी, ड्रेन थ्योरी दी। तो काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है इनका इन सब चीज़ों में, ठीक है। अगला, वॉल स्ट्रीट इज़ द नेम ऑफ अ सुपर मार्केट इन मुंबई, एन इंडियन टाउनशिप इन वॉशिंगटन, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ कोलकाता या स्टॉक एक्सचेंज ऑफ न्यूयॉर्क? तो आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, बहुत फेमस। वॉल स्ट्रीट क्या है? स्टॉक एक्सचेंज, जो कि न्यूयॉर्क में है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क का, दिल्ली में तो दलाल स्ट्रीट है वो। अगला देखते हैं, विच वन इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश इन कंबोडिया? कंबोडिया में स्थापित भारतीय वास्तुकला का एक सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? बोरोबुदूर मंदिर या सित्ता नवासाल मंदिर, आनंद मंदिर या अंकोर वट मंदिर? तो ये बड़ा प्रसिद्ध अंकोर वट टेम्पल है, जो इंडियन स्ट्रक्चर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जो कि कंबोडिया में है। अगला है, तीजन बाई इज एन एक्सपोनेंट ऑफ पांडवनी, अ ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म ऑफ विच स्टेट? तीजन बाई पंडवानी लोकगीत नाटकीय कलाकार है, किस राज्य से हैं भैया तीजन बाई? छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? तो ये बड़ा प्रसिद्ध है, न्यूज़ में भी काफ़ी थी। राष्ट्रपति कौन थे? नहीं, कोविंद जी से इनको पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये छत्तीसगढ़ से थी तीजन बाई, ठीक है। तीजन बाई छत्तीसगढ़। अगला देखते हैं, कह रहे हैं साइंस के क्वेश्चन। अब ये, एक अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतीत होता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? इंग्लिश में कहें तो, इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? कहाँ रखा हो भैया? प्रिंसिपल और फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर या बिटवीन द पोल ऑफ मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस? तो देखिए, इसका भी काफ़ी आसान है। तो आपको कॉन्केव मिरर पता होगा। अब कॉन्केव मिरर में ये बाहर पॉलिश्ड होती है। अब यहाँ पे अगर आपको पता हो, ये पोल होता है, ठीक है। इसके पीछे क्या होता है? फोकस होता है। इसके पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो अगर हमें कैसी में चाहिए? वर्चुअल, इरेक्ट और बड़ी चाहिए। तो बड़ी चाहिए तो जितना आप आगे रख दो, तो पोल और फोकस के बीच में जब रखी जाती है तो इमेज जो होती है पीछे बनती है काफ़ी बड़ी, है ना। तो पोल और फोकस के बीच में बड़ी बनती है, ठीक है। याद रखिएगा इसको, यानी ऑप्शन डी होना चाहिए इसका, दर्पण ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के मध्य में। अगला है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद अ नॉर्मल विजन इज अबाउट? एक जवान व्यक्ति जिसकी सामान्य दृष्टि है, उसकी दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर? तो ये भी काफ़ी आसान था, 25 सेंटीमीटर होती है दोस्तों, ठीक है। एक यंग एज वाले के लिए मिनिमम डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर। अगला, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज? आहार नली का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ऑइसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या लार्ज इंटेस्टाइन?
तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है स्मॉल नाम इसका, पर ये लॉन्गेस्ट पार्ट होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो होती है, उसका लॉन्गेस्ट पार्ट छोटी आंती होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एमेलगम इज़ अ टर्म यूज फॉर एन एलॉय ऑफ मेटल विथ। एमेलगम शब्द का इस्तेमाल करते हैं मिश्र धातु की एक धातु का, किसके मिलाने पे एमेलगम बनता है? तो देखिए एमेलगम बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, जब भी किसी मेटल में मरकरी मिला दी जाती है, क्या मिला दी जाती है मेटल में? मरकरी, तो वो एमेलगम बन जाता है। क्या बन जाता है? एमेलगम, तो यानी मरकरी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला, एसआई यूनिट ऑफ करंट, बहुत ही आसान है। धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, वॉट, एम्पियर या ओम। तो बहुत आसान है, वोल्ट तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस की होती है, वॉट पावर की होती है, एम्पियर होती है करंट की, और ओम होती है रेजिस्टेंस की, ठीक है, यानी प्रतिरोध की। केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, भैया स्कूल में ताबड़तोड़ मार चली होगी इसके लिए, 10th क्लास में रटाया गया हो आपको। CaOCl2, CaOH होल ट्वाइस, CaNO3 होल ट्वाइस या Cl2। तो बहुत आसान है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, ठीक है। और ये क्या है? लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसको बोलते हैं, पर लाइम वाटर के नाम से ज़्यादा फेमस है, ठीक है। ये तो कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, ये क्लोरीन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेरिव फ्रॉम वाइल्ड कैबेज, निम्नलिखित में से क्या जंगली पत्ता गोभी से व्युत्पन्न नहीं है? ब्रोकली, कलीफ्लावर, को ये क्या है? कोल्हाबी या स्पीनच। तो बहुत ही आसान है, पालक जो होती है ये वाइल्ड कैबेज के प्रोसेस से नहीं बनती है ना, प्रोसेस जो कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन में, स्पीनच नहीं बन सकती उससे बाकी ये सब कलीफ्लावर, ब्रोकली, कोल्हाबी ये सब बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है काला आजार होता है, काला आजार इज कॉज्ड बाय पैरामीशियम, अमीबा, प्लाज्मोडियम या लिशमानिया, किसके कारण? तो काला आजार दोस्तों लिशमानिया जो होता है उसके कारण होता है। एक ग्रुप है डिसीज़ की, जिसकी किसकी वजह से होता है? ये होता है पैरास जो साइट्स होते हैं, जो 20 से ज़्यादा लेसेमिनिया स्पीशीज़ होती है उनके कारण काला आजार होता है, ठीक है। तो लेसेमिनिया जो स्पीशीज़ है मच्छर जैसी होती है उसकी वजह से। लाइट ईयर इज़ रिलेटेड टू, ये तो बहुत ही आसान है, टाइम, इंटेंसिटी, डिस्टेंस या स्पीड। बचपन में पढ़ा होगा। लाइट ईयर क्या होता है भैया? लाइट ईयर एक डिस्टेंस होती है जो लाइट ट्रैवल करती है एक साल में, 1 ईयर में, और एक साल में कितनी कवर करती है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, है ना। 1 लाइट ईयर क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, तो डिस्टेंस होती है। अगला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज नॉट यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। निम्नलिखित रसायनों में किसका इस्तेमाल एक वस्तु की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच के लिए नहीं होता है? रेड लिटमस सोल्यूशन, ब्लू लिटमस सोल्यूशन या इंडिगो ब्लू सोल्यूशन या फिनोपेथलीन। तो ये भी बहुत आसान है दोस्तों, देखिए इंडिगो ब्लू सोल्यूशन ये यूज़ नहीं होता है, क्योंकि आपको पता हो अगर रेड लिटमस लाल जो होता है ब्लू हो जाए तो यानी बेस है, और नीला लाल हो जाए, लाल क्या होता है भाई? एसिड, खतरनाक होता है। तो एसिड हो जाए अगर तो एसिड लाल कर देता है और बेस ब्लू कर देता है। और वहीं फिनोपेथलीन सोल्यूशन ये भी एसिडिक का कलर चेंज करता है, मतलब चेक करता है, और इंडिगो ब्लू कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो इसको याद रखना, इसका हो जाएगा क्या? इंडिगो ब्लू गोल। अगला है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन ह्यूमन बॉडी कॉजेस। मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? गोइटर, आर्थराइटिस मतलब जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस बोलते हैं जिसको, जॉइंटिस, पीलिया, वीकनिंग ऑफ बोन्स। तो बहुत आसान है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस गोइटर, ठीक है, इसकी वजह से घेंगा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा। कपड़े धोने के सोडा के अणु में क्रिस्टलीकरण के पानी की कितनी मात्रा होती है? ठीक है, 10, 5, 6 या 2। तो आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा वॉशिंग सोडा का, बचपन में पढ़ा होगा स्कूल में, Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है, Na2CO3 डॉट 10H2O। अगला देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर, वॉट, नो यूनिट या सेंटीमीटर, क्या होती है? तो देखिए एसआई यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो कोई एसआई यूनिट ही नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रिफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन द डिक्शनरी। निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग आप शब्दकोश में लिखे छोटे वर्णों को पढ़ने के लिए करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हो, कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर या कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखिए आपको एक चीज़ पता होगी कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस वो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? मैग्नीफाइड, यानी बड़ी इमेज बनाता है। और मैग्नीफिकेशन कॉन्वेक्स लेंस में उतना ज़्यादा होगा जितनी फोकल लेंथ कम होगी, जितनी फोकल लेंथ कम होगी, ये पॉइंट ना याद रखना।
कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाई यानी बड़ी इमेज बनाता है, और बड़ी उतनी ही बनाएगा जितनी फोकल लेंथ कम होगी। तो यानी अब 50 ज़्यादा कम होता है या 5, तो 5 कम होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर सही है। अगला प्रश्न कह रहा है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स स्पाइरुलिना, कॉलरा एंड द विटामिन सी सप्लीमेंट डुनेलिया आर एक्चुअली, मतलब पोषण सप्लीमेंट जो है स्पाइरुलिना, क्लोरेला, विटामिन सी सप्लीमेंट, डुनेलिया, वास्तव में ये सब क्या है? बैक्टीरिया हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, एल्गी हैं, या पेट्रियोटोफाइट्स हैं, मतलब पेट्रियोडोफाइट्स हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? बहुत अच्छे एग्जाम्पल है ये सब एल्गी के। ठीक है, ये सब एल्गी के एग्जाम्पल हैं, यानी शैवाल के। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज मोर देन 5.5. Enamel having calcium phosphate is the hardest substance in body. Bacteria present in mouth produce acid by degrading sugars. और टूथपेस्ट आर जनरली बेसिक। ठीक है, इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। हिंदी में पढ़ दें अगर, तो दांत सड़ना शुरू होता है जब मुंह का पीएच 5.5 से ज़्यादा हो जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट युक्त ताम चीनी शरीर की सबसे ठोस वस्तु है, और मुंह में मौजूद जीवाणु शुगर को तोड़कर अम्ल बनाते हैं, और टूथपेस्ट अक्सर क्षारीय होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 5.5 से ज़्यादा नहीं, 5.5 से अगर पीएच कम होता है ना, तो हमारा टूथ जो होता है, मतलब दांत जो होते हैं वो सड़ने लगते हैं 5.5 से कम में, ना कि ज़्यादा में। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक लिंगीय फूलों को दर्शाता है? एक लिंगीय फूलों को, मस्टर्ड, हिबिस्कस, पी या पपाया, मतलब सरसों, गुड़हल, मटर या पपीता। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों पपाया, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर शो करता है, यानी एक लिंगी फूलों को दर्शाता है पपीता। ठीक है, तो ये साइंस के प्रश्न खत्म। अब अपने हिस्ट्री के प्रश्न देखते हैं। अब हिस्ट्री का सबसे पहला हिस्ट्री का प्रश्न है जो वो कह रहा है, हु वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड वॉवेल? जब रॉलेट एक्ट पास हुआ तब भारत का वायसरॉय कौन था? तो इसका देखिए, अगर आपको पता हो, लॉर्ड जो चेम्सफोर्ड थे, इनका जो समय था 1916 से 1921 में था। इन्हीं के समय में रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में। तो आंसर सी हो गया। और वहीं लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड अगर पूछ ले तो ये है 1926 से 31 है ना, इसी के टाइम में वो जो इरविन पैक्ट वगैरह आएगा, इसी के टाइम में आएगा। और लॉर्ड वॉवेल का टाइम पीरियड तो भैया आज़ादी के टाइम का है, 1944 से 47 जो है ये था। और वहीं लॉर्ड रीडिंग इरविन से पहले थे, 1921 से 1926 में। ठीक है, 1921 से 1926 इरविन हो जाएगा। अगला कह रहा, महात्मा गांधी क्लोज इंग्लिश कंपैट्रिएट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट वाज? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज देशभाई थे? थॉमस मूरे, ए.ओ. ह्यूम, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज या विलियम वॉवेल? तो ये थे दोस्तों चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, जो कि महात्मा गांधी के कंपैट्रियोट थे, इन्हीं के साथ आश्रम में भी रहते थे, है ना। तो ये अंग्रेज कंपैट्रियोट थे महात्मा गांधी जी के। अगला, बिरसा मुंडा ट्राइबल फ्रीडम फाइटर स्पेरेटेड अ रिलीजन मिलेनियर मूवमेंट इन व्हाट इज नाउ? हिंदी में कहे तो क्या, बिरसा मुंडा जो एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी ने जहां धार्मिक सहस्त्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो अब कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना? तो जो देखिए बंगाल की प्रेसिडेंसीज थी पहले, जो झारखंड में, वहाँ पे रिवॉल्ट छेड़ा था। झारखंड आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, द फाइट ऑफ इंग्लिश टीपू सुल्तान टुक सपोर्ट ऑफ द फोर्सेज ऑफ? अंग्रेजों से लड़ने के लिए टीपू सुल्तान ने किसकी सहायता ली थी? डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज़ या जर्मन? अब देखो, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी हो तो आपको पता होगा पोर्तुगीज़ से तो ले नहीं सकते, क्योंकि पोर्तुगीज़ और अंग्रेज़ों के बीच में भैया रिश्तेदारी हो गई थी। पोर्तुगीज़ की रानी की शादी अंग्रेज़ के राजा से हुई थी, तो ये ऑब्वियसली अंग्रेज़ों की लेगा, क्योंकि भैया अंग्रेज़ों ही से सपोर्ट लेके डिंडीगुल में हैदर अली ने एक जो आर्टिलरी फैक्ट्री थी वो भी बनाई थी, है ना। तो फ्रेंच ने सपोर्ट करा था। अगला प्रश्न कह रहा है, हु प्रिपेयर्ड CR फॉर्मूला टू रिमूव द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस? मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य व्याप्त राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए CR फॉर्मूला किसने तैयार किया? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, चित्तरंजन दास या VP मेनन? तो देखिए, बहुत फेमस है, सी राजगोपालाचारी ने 1944 में CR फॉर्मूला दिया था। कब? 1944 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है, फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज ओपन इन इंडिया इन द ईयर? भारत में पहली रेलवे लाइन किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? 1840, 1853, 1861 या 1869? तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसका?
1853 होगा दोस्तों। क्यों 1853 में मुंबई से थाने में आपको पता हो पहली ट्रेन चलाई गई थी मुंबई टू थाने, 32-30 किलोमीटर के आसपास की थी ये। और इस टाइम अगर पूछ रहे था भैया कौन था, किसके टेन्योर में था, तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में सुना होगा, जिसका टाइम पीरियड 1848 से 1856 था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है फाइनल अरेंजमेंट फॉर इंडियाज ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन लीडरशिप वॉज अंडरटेकन बाय। ब्रिटिश से भारतीय नेतृत्व को भारत की सत्ता के हस्तांतरण की अंतिम व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो साइमन कमीशन, गांधी इरविन पैक्ट, कैबिनेट मिशन या क्रिप्स मिशन। तो बहुत ही आसान है, पता होगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया था, इसके थ्रू ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। ठीक है, अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा का लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस। तो ये बहुत ही फेमस सुभाष चंद्र बोस जी की किताब है इंडियन स्ट्रगल। अगला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर कैंपेन फॉर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसके लिए अभियान चलाया था? एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, हिंदू विडो रिमैरिज, नेशनल इंटीग्रेशन या नॉन वायलेंस इन फ्रीडम स्ट्रगल। दास प्रथा पर रोक, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, राष्ट्रीय एकीकरण या स्वतंत्रता संघर्ष में अहिंसा। तो पता होगा दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या थे? क्रूसेडर थे अगेंस्ट हिंदू विडो रिमैरिज, है ना। तो विडो रिमैरिज के लिए काफ़ी काम करा था इन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं, द मर्केंटाइल फेज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म रेंज फ्रॉम। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का व्यापारिक चरण कब से कब तक था? 1757 से 1813, 1813 से 58, 1860 से 1947 या 1813 से 1947। तो ये थोड़ा एनालिटिकल सवाल था, क्योंकि आपको पता होगा जब चार्टर एक्ट 1813 आया था, यहाँ तक ब्रिटिशर्स को आज़ादी दी गई थी ट्रेड के लिए। फिर चार्टर एक्ट 1833 में बस 20 साल के लिए मोनोपोली मिली थी, फिर चाय का ही व्यापार चल रहा था, बाकी सारी मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी। तो जो मर्केंटाइल फेज था वो था 1757 से 1813। ठीक है, क्योंकि जब इनको 1757 में प्लासी में विजय मिलती है, प्लासी बैटल जीतते हैं, उसके बाद से इनको दीवानी मिल जाती है, जिससे 1813 तक मर्केंटाइल फेज रहता है इनका। ठीक है, अगला देखते हैं, अक्टूबर 26, 1947 इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेट इन द इंडियन हिस्ट्री बिकॉज। 26 अक्टूबर 1947 भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख है। क्यों? क्योंकि महाराजा हरि सिंह साइनिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, सीज फायर विद पाकिस्तान, मर्जर ऑफ सिंध या डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ओवर इंडिया बाय पाकिस्तान। तो इसका बहुत आसान है दोस्तों, ये डेट बहुत ऐतिहासिक है, 26 अक्टूबर 1947। इसी दिन महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा था और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू भारत में विलय करा था दोस्तों। पर पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं, उसने कर दिया आक्रमण। ठीक है, मतलब पाकिस्तान में आक्रमण कर दिया था पख्तून ट्राइब्स ने, आपको पता होगा, तो उसी करके ही साइन भी हुआ था। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग गांधीयन फॉलोअर्स वॉज अ टीचर बाय प्रोफेशन। निम्नलिखित गांधी अनुयायियों में कौन पेशे से एक शिक्षक थे? A.N. सिन्हा, ब्रिज किशोर प्रसाद, J.B. कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका देखिए सही आंसर अगर होगा तो J.B. कृपलानी जो थे एक शिक्षक थे, टीचर थे, जो गांधी जी को चंपारण मूवमेंट के दौरान ज्वाइन करते 1917 में चंपारण में। ठीक है, तो ये एक शिक्षक थे, बाकी राजेंद्र प्रसाद वगैरह ये सब एडवोकेट थे। अगला प्रश्न कह रहा है हु अकम्पेन्ड भगत सिंह टू बॉम्ब द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली। केंद्रीय विधानसभा दिल्ली पर बम डालने के लिए भगत सिंह के साथ किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद, बाघ जतिन, बटकेश्वर दत्त या परमानंद। तो पता होगा दोस्तों सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये दिल्ली में बॉम्ब थ्रोन केस जो हुआ था 1929 में हुआ था, इसमें बटकेश्वर दत्त और भगत सिंह थे। कौन थे? बटकेश्वर दत्त और भगत सिंह। अगला प्रश्न कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन डिड द कांग्रेस इलेक्ट इट्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। निम्नलिखित अधिवेशनों में किसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष के लिए एक महिला का चयन हुआ था? 1917 का कलकत्ता सेशन, 1922 गया सेशन, 1921 इलाहाबाद सेशन या 1916 लखनऊ सेशन। तो ये काफ़ी आसान था। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो कांग्रेस में बनी थी ये 1917 का सेशन में बनी थी, एनी बेसेंट। कौन बनी थी? एनी बेसेंट जी। ठीक है, और 1925 में पहली भारतीय महिला बनी थी कौन? सरोजनी नायडू। ठीक है, चलिए अब इंडियन नेशनल मूवमेंट के सवाल शुरू होंगे। हु ऑफ द फॉलोइंग फोर्स रानी लक्ष्मीबाई टू सरेंडर एंड लीव द फोर्ट? तात्या टोपे, ह्यूज रॉस, विलियम बेंटिक या डलहौजी। तो दोस्तों बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है ह्यूज रॉस की भी कि जितने लोग लड़ रहे थे उनमें से सबसे जो बलशाली थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी और ह्यूज रॉस ही झांसी से लीड कर रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने ही बोला था कि सरेंडर कर दो और फोर्ट को छोड़ दो। अगला प्रश्न कह रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष काल के दौरान निम्नलिखित में से कितने केंद्रीय हिंदू विद्यालय की शुरुआत की थी? एनी बेसेंट, भीकाजी कामा, M.G. रनाडे या मदन मोहन मालवीय।
तो दोस्तों देखिए, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है एनी बेसेंट ने करी थी, ठीक है, एनी बेसेंट। और मदन मोहन मालवीय जो थे दोस्तों, देखिए को फाउंडर थे, है ना, तो इसलिए ये नहीं माना जाएगा। एनी बेसेंट जो थी, इन्होंने फाउंडर ये थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने, और मदन मोहन मालवीय उसके को फाउंडर हो जाएंगे, ठीक है। अगला, अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी, स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, सेल्फ गवर्नमेंट या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। मतलब पूर्ण स्वराज, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं सरकार या राजनीतिक स्वतंत्रता। तो इनका सिंपल मतलब था स्वयं सरकार या सेल्फ गवर्नमेंट। अगला देखते हैं, विच ब्रिटिश कमांडर वॉज डिफीटेड बाय संथल इन 1855। किस ब्रिटिश कमांडर को संथलों ने 1855 में पराजित किया था? कैप्टन नेक फ्रेविल, लेफ्टिनेंट बेस्टिन, मेजर बुरो या कर्नल वाइट। तो देखिए, संथल्स ने हराया था मेजर बुरो को। किसको? मेजर बुरोर को, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज ट्रांसफर ऑफ पावर। मतलब सन 1857 के विद्रोह के प्रशासनिक परिणाम स्वरूप शक्ति का स्थानांतरण हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन की तरफ, ब्रिटिश क्राउन से ईस्ट इंडिया की तरफ, या ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल की तरफ, या ब्रिटिश क्राउन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ। तो इससे आसान प्रश्न तो कोई हो नहीं सकता इतिहास में। तो यहाँ से कंपनी का रूल खत्म हो जाता है और क्राउन टुक ओवर कर लेती महारानी एलिजाबेथ, है ना। तो इलाहाबाद डिक्लेरेशन होता है, इलाहाबाद में ये चीज़ की घोषणा भी होती है। तो पहला सही हो जाना चाहिए। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑफ लखनऊ वॉज लेड बाय बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे या नाना साहब। तो ये भी काफ़ी आसान है कि लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल कर रही थी, ठीक है। और तात्या टोपे तो रानी लक्ष्मीबाई की मदद कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, नाना साहब कानपुर से थे। द स्टेट ऑफ झांसी वॉज मेड पार्ट ऑफ ब्रिटिश अम्पायर इन इंडिया थ्रू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, मायो प्रोविंशियल सेटलमेंट या वॉर अगेंस्ट गंगाधर राव। भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा किसके द्वारा बनाया गया था? तो देखिए, झांसी को 1853 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू, है ना, जैसे जातिपुर, संबलपुर, सतारा, इन सबको, और झांसी को भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था कि भैया जो भी राजा होगा, अगर उसके कोई लीगल हायर नहीं है, मतलब उसका कोई लीगल बेटा नहीं है, एडॉप्टेड सन है, तो उसको सत्ता ना देके ये लोग खुद हड़प लेते थे ना, हड़प की नीति जिसको कहते थे। और 1848 से 56 में लॉर्ड डलहौजी का शासन था, ये तब लाया था वो। अगला, एट विच कांग्रेस सेशन डिड दादा भाई नौरोजी अनाउंस द स्वराज वॉज द गोल ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल इफेक्ट? 1886 कलकत्ता सेशन, 1893 लाहौर सेशन, 1905 बनारस सेशन या 1906 कलकत्ता सेशन। मतलब कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की थी कि स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य है? तो इन्होंने करी थी 1906 के कलकत्ता सेशन में, ठीक है, 1906 का कलकत्ता सेशन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लास्ट मुगल, द लास्ट मुगल, द फॉल ऑफ डायनेस्टी और दिल्ली 1857? ये सब किताबें किसने लिखी है? द मुगल, द फॉल ऑफ डायनेस्टी, दिल्ली 1857 किताब के लेखक कौन है? जॉन किर्कलैंड, विलियम डेलरिम्पल, थॉमस विल्सन या साइमन डिग्बी? तो देखिए, ये सब बड़ी प्रसिद्ध किताबें हैं विलियम डेलरिम्पल की। आप चाहें तो एक बार इनको पढ़ने की कोशिश करिएगा, PDF फॉर्म में काफ़ी अच्छा ग्लैंस मिलेगा आपको, अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। विलियम डेलरिम्पल याद रखिएगा। द मेन ग्रीवेंस ऑफ द पीजेंट्स इन द चंपारण सत्याग्रह वॉज रिगार्डिंग, देखिए बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न है। जो चंपारण सत्याग्रह तो हुआ था, उसके किसानों का मुख्य शिकायत क्या थी? गैर कानूनी करों पर अतिरिक्त भार, जमींदारों का उत्पीड़न, भूमि कर की मांगे या तिनकातिया प्रणाली? तिनकातिया सिस्टम बिल्कुल सही है, क्योंकि पता होगा 3/20 पार्ट पे इनको जो पीजेंट थे, वहाँ के फार्मर थे, फोर्स किया जाता था इंडिगो उगाने के लिए, है ना। तो इंडिगो फार्मर्स की जो समस्या थी उसको सुलझाने के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुंवर सिंह लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन, कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह कहाँ से नेतृत्व किया? पंजाब, बंगाल, बिहार या महाराष्ट्र से? तो बहुत आसान था ये भी दोस्तों, बिहार से करा था, ठीक है। जगदीशपुर के राजा थे ये। अगला, विद रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिट्रे बाय मान सिंह, कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय ब्रिटिश? 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके साथ मान सिंह ने विश्वासघात किया, बंदी बनाया और अंग्रेजों द्वारा मृत्यु के घाट उतरवा दिया? नाना साहब को, कंवर सिंह को, मतलब कुंवर सिंह को, खान बहादुर खान को या तात्या टोपे को? तो ये थे दोस्तों, तात्या टोपे को धोखा दिया था। इनके ही दोस्त थे मान सिंह, जो कि राजा ऑफ नरवर थे, है ना, नरवर के राजा थे। इन्होंने इनको धोखा दिया और अंग्रेजों के थ्रू मरवा दिया।
अगला, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? सी आर दास, दादा भाई नौरोजी, देवेंद्रनाथ टैगोर या वी डी सावरकर? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? तो बहुत आसान है, दादा भाई नौरोजी या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहते थे। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में करी थी। ठीक है, तो कर्ण डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा, वासुदेव या वासुमित्रा? तो ये भी आसान है, देखिए वासुदेव कर्ण जो थे, इनको कर्ण राजवंश का संस्थापक माना जाता है, और लास्ट शुंगा रूलर जो थे देवभूति, उसकी हत्या करके वासुदेव कर्ण राजा बनता है, तो वासुदेव कर्ण हो जाएगा। चलिए अब एग्रीकल्चर के प्रश्न शुरू हो गए हैं, ये देख लेते हैं। कह रहे हैं विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज बायो पेस्टिसाइड्स इन इंडियन एग्रीकल्चर? भारतीय कृषि में कौन सा सूक्ष्म जीव आमतौर पर जैव कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है। बैसिलस थोरंगेनेसिस, ट्राइकोडर्मा विराइट, वाटिसिलियम लेकिनिन, ब्यूवेरिया बसियाना। खतरनाक नाम है चारों। तो बहुत ही आसान है, देखिए पहला ऑप्शन सही था। बैसिलस थोरंगेनेसिस जो है ये यूज़ करा जाता है मोस्ट कॉमनली बायो पेस्टिसाइड्स के रूप में। ठीक है, इंडिया हैज़ बीटन थाईलैंड टू नाउ बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट, राइस, टी या कॉफ़ी? तो यहाँ पे दोस्तों सही उत्तर क्या होना चाहिए? व्हीट, राइस, टी, कॉफ़ी में राइस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइस के मामले में इंडिया ने पछाड़ा था थाईलैंड को एक्सपोर्ट के मामले में। अगला कह रहा है परंपरागत कृषि विकास योजना एम सेट। परंपरागत कृषि विकास योजना का क्या उद्देश्य था? डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल मॉडल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रोवाइडिंग न्यू क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, प्रोवाइडिंग इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज, प्रोवाइडिंग एमएसपी टू फार्मर्स। ठीक है, हिंदी में कहे तो जैविक खेती के सतत मॉडल का विकास, नई फसल बीमा योजना प्रदान करना, किसानों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, और किसानों को एमएसपी प्रदान करना। तो इसका सही आंसर था डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल मॉडल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जैविक खेती के सतत मॉडल का विकास करना। ठीक है, अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांटेड बाय सेट मेथड और क्या है रैटूनिंग? निम्नलिखित में से किसे सेट तरीके या रतनून के द्वारा लगाया जाता है? रतनून मतलब पूर्व मूल्यांकन, काजू, गन्ना, सेब या अखरोट? तो ये रैटूनिंग जो होता है ये गन्ने के लिए होता है। देखा होगा गन्ने को कैसे लगाते हैं? पूर्व मूल्यांकन के द्वारा, तो रैटूनिंग प्रोसेस कहते हैं उसको। अगला कह रहा है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरस प्लांट इज कॉज्ड बाय? क्रूसीफेरस पौधे का सफ़ेद रतुआ किसके कारण होता है? अल्ब्यूगो कैडिंडा, पक्सीनिया ग्रामिनिस, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस या सिल्रोस पसोरा ग्रामिनी कोला? ये नाम ऐसे अगर खाली यूपीएससी सिलेबस में है तो आदमी को याद ही ना हो। सिल्रो पसोरा ग्रामिनी कोला। ठीक है, इनमें से क्या सही है? तो ये होता है एल्बूगो कैंडिडा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? एल्बूगो कैंडिडा के द्वारा। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ किसान खाद इस? किसान खाद की रासायनिक संरचना क्या है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट? किसान कौन सी खाद का यूज़ करता है? तो सुना होगा आपने कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो होता है इसको किसान खाद कहा जाता है। ठीक है, किसान खाद किसको कहते हैं? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। चलिए अगला, ये तो करंट अफेयर्स पे बेस्ड सवाल है, हटाएंगे इसको। अ नेचुरल शुगर सब्सटीट्यूट इज नाउ प्रोड्यूस फ्रॉम लीव्स ऑफ? एक प्राकृतिक चीनी के विकल्प का उत्पादन किसकी पत्तियों से अब होता है? ये बताना है आपको। स्टीविया, चुकंदर, सोरगम या रतालू जिसको याम कहते हैं? तो ये दोस्तों एक स्टीविया का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियों के द्वारा इसको प्रोड्यूस करा जाता है, स्टीविया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिसाइड ऑफ प्लांट ऑरिजिन? निम्नलिखित में से क्या वनस्पति मूल का कीटनाशक नहीं है? पायरेथ्रम, रोटेनॉन, आजाडीरेक्टिन या मेलाथियोन? तो ये नहीं है इसका रोटेनॉन दोस्तों। ठीक है, रोटेनॉन जो है ये एक कीटनाशक इंसेक्टिसाइड ऑफ प्लांट ऑरिजिन नहीं है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया? भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? कौन सा होगा? तो बेहद आसान है, गुजरात था इसका। ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैस्टर सीड ऑयल? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ अवर कैस्टर ऑयल? रशिया, कनाडा, चाइना या ऑस्ट्रेलिया? भारत अरंडी के बीज और तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा देश अरंडी का तेल सबसे बड़ा क्रेता है? रूस, कनाडा, चीन या ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है अपना कैस्टर सीड ऑयल को, चाइना को करता है दोस्तों। ठीक है, चाइना को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट
टॉलरेंट क्रॉप निम्नलिखित में से कौन सी एक नमक सहिष्णु फसल है? सोरगम, पी, ग्राम या मूंग? मतलब सोरगम, मटर, चना या मूंग? तो इसका भी बहुत आसान है, नमक सहिष्णु फसल होती है सोरगम। कौन सी होती है? शोरगम होती है। ब्रॉडकास्टिंग मेथड ऑफ सोइंग शीट्स इन्वॉल्व, छिड़काव विधि से बीज बोने के लिए, छिड़काव विधि से बीज बोने के लिए किसकी ज़रूरत है? बीज को मिट्टी की सतह पर बिखेरते हैं, पानी या एरोसोल के साथ मिलाकर बुवाई करते हैं, हवाई बीजारोपण या पंक्तियों में बीजों को हाथों से या यंत्रवत गढ़ते हैं। इंग्लिश में कहें तो स्कैटरिंग ऑफ सीड्स ऑन सॉइल सरफेस, शोइंग अ मिक्सचर विथ वाटर और एरोसोल, एरियल सीडिंग या बोरिंग सीड्स मैनुअली और मैकेनिकली इन अ रोज। तो नाम से ही पता चल रहा, छिड़काव विधि यानी बीजों को मिट्टी की सतह पर बिखेर देते हैं, ठीक है, ऐसे दूर दूर करके फेंक देते हैं छिड़काव विधि के थ्रू। देखा होगा आपने इमेजेस, ऐसे किसान बाल्टी से लेके फेंकते रहते हैं। इंडो गैंजेटिक प्लेन मेज इज प्लांटेड इन द मंथ ऑफ, इंडो गंगा के मैदान में मक्का किस महीने में लगाई जाती है? ठीक है, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर, जून, जुलाई या जनवरी, फरवरी। तो यार देखो, मेज है खारिफ क्रॉप, तो इसको लगाते हैं मार्च अप्रैल में, ठीक है। कब लगाते हैं इसको? मार्च अप्रैल में लगा देते हैं। चलिए अब देखते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड सवाल। द रिवर विथ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है? सिंध, बेतवा, यमुना या नर्मदा? तो सबसे बड़ा इसमें जो योगदान है वो बेतवा का। भी आपने देखा होगा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भी यूपी और एमपी चला रहे हैं बुंदेलखंड रीजन्स को पानी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। ये भी कोई लुल्ल बच्चा है जिसने यमुना बोला है। तो बेतवा नदी सबसे बड़ा बुंदेलखंड की इकोनॉमी का कारण है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, भारत के किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? बिहार, उड़ीसा, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो ये बच्चे को पता होगा, बिहार हो जाएगा। अगला है, एज पर लेटेस्ट सेंसस द स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है? झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल या यूपी? तो देखिए इसमें बिहार यहाँ भी नंबर 1 पे आता है, 1106 पीपल हैं यहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल आ जाता है, ठीक है। चलिए, बायोगैस सोर्सेज ऑफ एनर्जी डू नॉट इंक्लूड, बायोगैस स्रोतों की ऊर्जा में क्या सम्मिलित नहीं है? वनस्पति तेल, लकड़ी, पशु गोबर या कोयला? मतलब शीड ऑयल, वुड, कैटल डंग या कोल? क्या नहीं आता बायोगैस सोर्स ऑफ एनर्जी में? तो इसलिए कोल थोड़ी होगा बायोगैस एनर्जी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या भारत में शहरीकरण से संबंधित नहीं है? ट्रैश डिस्पोजल, वाटर एंड सीवरेज, ओवर क्राउडिंग या लो जीडीपी? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, लो जीडीपी जो है, यहाँ शहरों में तो हाई जीडीपी रहेगी, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, पेस्टिसाइड फ्रॉम नीम ट्रीज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम इट्स, नीम के पेड़ से जो कीटनाशक है मुख्यतः कहाँ से निकाला जाता है? उसकी जड़ से, बीजों से, छाल से या नई टहनियों से? तो ये दोस्तों जो हम लोग निकालते हैं उसकी किससे निकालते हैं? उसकी सीड से निकलते हैं, ठीक है। अगला है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज मीन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कोस्टल एरियाज, ओजोन लेयर, वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ क्रॉप प्लांट या सॉइल ऑर्गेनिज्म? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसको किसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था? तटीय क्षेत्र, ओजोन परत, फसलों के जंगली संबंधियों के लिए या मृदा जीवियों के लिए? अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ओजोन लेयर की जो परत है, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है उसके डिप्लीशन को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, जो इफेक्ट में आया था पूरी तरह से 1989 में, ठीक है। मॉन्ट्रियल है कहाँ पे? कनाडा में, हाँ कनाडा में है मॉन्ट्रियल, ठीक है। कह रहा है, प्लास्टिक इज लार्जली डेराइव फ्रॉम, प्लास्टिक मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होता है? क्रूड पेट्रोलियम, माइनिंग वेस्ट, बॉक्साइट और या डीप सी माइनिंग से? तो जो प्लास्टिक है दोस्तों वो जो भी मटेरियल्स होते हैं जैसे कोल है, नेचुरल गैस है, सॉल्ट है, क्रूड ऑयल है, यहाँ सब से ही निकलता है प्लास्टिक, ठीक है। ये सब इन्हीं से मिलता है, फिर उसको फर्दर प्रोसेस करके जैसा बनाना होता है प्लास्टिक के फॉर्म में वैसा बना लेते हैं उसको, ठीक है। छोटे छोटे दाने होते हैं प्लास्टिक के। अगला, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज इट्स हेडक्वार्टर, गुरुग्राम, नोएडा, चंडीगढ़ या सूरत? कहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय? तो गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम में। अगला कह रहा, विच क्रॉप इज एसोसिएटेड विथ रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस मीथेन, कौन सी फसल हरित गैस मीथेन से निकलती है? ठीक है, नहीं, कौन सी फसल हरित गैस मीथेन के निकलने से संबंधित है? शुगर केन, पैडी, पोटैटो या ग्राउंडनट? सबसे ज़्यादा मीथेन इनमें से कौन सी क्रॉप से निकलती है? तो धान के खेतों से सबसे ज़्यादा मीथेन रिलीज़ होती है। कहाँ से?
धान के खेतों से दोस्तों। अगला है अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं कछुए, पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ और हवादार बनाते हैं, खेतों के लिए अनुपयोगी बनाते हैं खेती के लिए, और मिट्टी की ऊपरी परतों में पानी रोकने में मदद करते हैं। इंग्लिश में कहें तो डैमेज प्लांट रूट्स, मेक द सॉइल फर्टाइल एंड एरिटेट, रेंडर द सॉइल अनफिट फॉर कल्टीवेशन, हेल्प इन रिटेनिंग वाटर इन टॉप लेयर ऑफ सॉइल। तो देखिए जिस भी फील्ड में ये कछुओं को छोड़ा जाता है वहाँ की मिट्टी को उपजाऊ और हवादार ये बना देते हैं। मेक सॉइल फर्टाइल एंड एरेटेड, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेट फ्रॉम, कार्बन क्रेडिट संकल्पना की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? क्योटो प्रोटोकॉल से, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से, अर्थ समी से, या कार्टेगना प्रोटोकॉल से। तो ये देखिए ओरिजिनेट हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल से, और क्योटो है जापान में। अब कार्बन क्रेडिट क्या था, ये न्यूज़ में बना ही रहता है। कार्बन क्रेडिट ये जो जितना कम पोल्यूशन करेगा उसको एक तरह से लोन के फॉर्म में जो कुछ पैसा मिलेगा, जैसे नहीं क्रेडिट होता है क्रेडिट, तो उसको कुछ कार्बन के क्रेडिट मिल जाएंगे जो वो आगे यूज़ कर सकता है, समझ रहे हो, इसीलिए उसको कार्बन क्रेडिट दिया गया। ये उसके लिए जो कम कार्बन इमिशन करेगा, ठीक है। विच इज़ द मोस्ट सस्टेनेबल मेथड फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट प्रबंधन का सबसे टिकाऊ तरीका क्या है? डंपिंग इन लैंडफिल्स, इंसिनरेशन या जलाना जिसको कहते हैं, सेग्रीगेशन एंड रीयूज़, मिनिमाइज यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगेन बहुत ही लॉजिकल सवाल है। सेग्रीगेशन एंड रीयूज़, पृथक्करण और पुनः उपयोग करने की कोशिश करिए कम ई वेस्ट जनरेट हो। ये नहीं आज नया फ़ोन आया, अभी 1 साल पहले लिया था फिर बदल लिया, तो थोड़ा उसको यूज़ करा करिए। ई वेस्ट ज़्यादा जनरेट करने की कोशिश मत करा करिए। अगला कह रहा है अमृत लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ अ प्रोग्राम फॉर, अमृत जो है भारत सरकार ने चलाया वो किस लिए? डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज, क्लीन वाटर फॉर रूरल एरियाज, रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, हाउसिंग फॉर ऑल। मतलब हिंदी में कहे तो राजमार्गों के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में साफ पानी के लिए, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए, और सभी के लिए घर। तो बहुत ही आसान था ये, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए। इसका नाम भी है, देखिए क्या फुल फॉर्म है इसका अगर आप देखोगे, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यानी इसका 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए ज्योग्राफी के प्रश्न देखते हैं हम लोग, ज्योग्राफी से कैसे सवाल आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी एंड पीपल आर नोमैडिक हर्डर्स, विच रीजन डज दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू? जलवायु चरम पर है, वर्षा कम है और लोग खाना बदोश हैं। ये किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? अफ्रीकन सवाना, सेंट्रल एशियन स्टेपी, नॉर्थ अमेरिकन पैरीज, या साइबेरियन टुंड्रा। तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको पता होगा सेंट्रल एशियन स्टेपीज़ के जो लोग होते हैं वो नोमैडिक हर्डर्स होते हैं, खाना बदोश होते हैं। रेनफॉल बहुत कम होता है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श होता है, बहुत रहना मुश्किल होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2। सतीश धवन स्पेस सेंटर और श्रीहरिकोटा रेंज ये कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या पुडुचेरी। तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। विच रिवर फ्लो थ्रू श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर? झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास। तो काफ़ी आसान है दोस्तों, झेलम नदी जो है वो श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पे ही बसा हुआ है। श्रीनगर आंसर होगा। कोई लुल्लू बच्चा है, लुल्लू है, 3 बताया आंसर इसने, गलत है, पहला सही होगा। अगेन आपको ये स्टूडेंट के आंसर नहीं देखने, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। इंडिया फर्स्ट, ये तो करंट अफेयर्स का है, हटाओ इसको, 2009। सांबर लेक इज़ नोन फॉर यील्ड ऑफ, सांबर लेक किसकी उपज के लिए जानी जाती है? सांबर लेक राजस्थान में है, जो फिश के लिए, सॉल्ट के लिए, प्रॉन्स के लिए, या स्पाइरुलिना के लिए। तो सांबर लेक बहुत ज़्यादा फेमस है नमक के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा सॉल्टी लेक है, तो नमक प्रोडक्शन अच्छा होता है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश बॉर्डरिंग नेपाल? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करता है? लखनऊ, बहराइच, वाराणसी या प्रयागराज। तो बहुत ही आसान है, बहराइच साझा करता है, बहराइच है, सिद्धार्थनगर है, लखीमपुर खीरी है ना, ये सब जो है नेपाल से बॉर्डर बनाते हैं। महाराजगंज है। एन एरिया नॉट डेजिग्नेटेड एज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक क्षेत्र जो जैविक विविधता हॉटस्पॉट नामित नहीं है? हिमालयाज, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा, ईस्टर्न घाट। तो देखो ईस्टर्न घाट ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में नहीं है, वेस्टर्न घाट है, हिमालयाज है, इंडो बर्मा है, सुंडा लैंड है, ये जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर क्रॉप कल्टिवेटेड इन बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश? बुंदेलखंड रीजन में कौन सी क्रॉप नहीं होती है? बाजरा, ग्राम, सोयाबीन या कसावा। तो बाजरा नहीं होती है बुंदेलखंड रीजन में, बाकी ग्राम, सोयाबीन, कसावा होती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सुनामी, सुनामी का सबसे मुख्य कारण क्या है? लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक एक्टिविटी, मेट्रियोइड या अर्थक्वेक।
तो लैंडस्लाइड आने, माफ़ कीजिएगा, सुनामी आने का सबसे बड़ा कारण है, आपको बताओ, ओशियनिक जो अर्थक्वेक आते हैं उसकी वजह से सुनामी आती है ना, जो पानी उछलता है सब ओशन में, जो लैंड अर्थक्वेक आते हैं उसकी वजह से होता है। अगला प्रश्न कह रहा है ओजोन लेयर दैट प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम यूवी रेस कमिंग फ्रॉम द सन इज इन, कहाँ पे लाई करती है ओजोन लेयर, कह रहा है मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या आयनोस्फेयर। तो इससे आसान सवाल नहीं हो सकते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में आपको यूवी रेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक, निम्नलिखित में से क्या एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, मार्बल, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट या जेमस्टोन। तो कौन सी होती है आग्नेय चट्टानें, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है ग्रेनाइट का, जो इग्नियस रॉक होती है ग्रेनाइट, ठीक है, क्योंकि मार्बल वगैरह जो होते हैं ये आपके किसके एग्जाम्पल होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक के, और सैंडस्टोन तो सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोग्राफिकली ग्रीनलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका या साउथ अमेरिका। भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड जो है वो ऐसे ऑटोनोमस कंट्री है पर डेनमार्क का पार्ट है, पर अगर जोग्राफिकली देखें तो वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। जोग्राफिकली किसका पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का, जो यहाँ नॉर्थ अमेरिका के पास बड़ा सा ग्रीनलैंड बना है, आप मैप में देख सकते हो। वेयर इज दक्षिण गंगोत्री लोकेटेड, हिमालय, विंध्यास, नीलगिरी, अंटार्कटिका। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे है, तो काफ़ी फेमस है दक्षिण गंगोत्री, जो बाकी भारत का एक स्पेस स्टेशन था अंटार्कटिका में, जो अब हटा गया है। भारती, मैत्री, प्रेजेंट टाइम ये सब चल रहे हैं, मैत्री चल रहा है ना, तो ये अंटार्कटिक में जो स्पेस रिसर्च स्टेशन थे वो है दक्षिण गंगोत्री, और इसको 1984 में इसको बनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इन उत्तर प्रदेश गोल्ड रिजर्व हैव बीन रिसेंटली फाउंड इन सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, बांदा या मऊ। कहाँ से मिले हैं गोल्ड रिजर्व हमें, तो बहुत ही आसान है, सोनभद्र से मिले हैं हमें उत्तर प्रदेश में गोल्ड के रिजर्व, मतलब 12 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की वैल्यू के 3000 टन गोल्ड रिजर्व मिले थे। अब ये करंट अफेयर्स के हैं तो इनका कोई औचित्य नहीं है देखना, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको 6 से 8 महीने के बस देखने, उससे हो जाएंगे। 10 से 8 सवाल आपको करंट अफेयर्स से मिलते हैं, जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको मटेरियल देगा बस वही आपको पढ़ना होगा करंट अफेयर्स के लिए। ये पेड ग्रुप के लिए एक्सक्लूसिव रहेगा। आप करंट अफेयर्स के देख सकते हैं, जैसे हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस, कौन प्रेसिडेंट का बारबाडोस, मतलब बारबाडोस का प्रेसिडेंट बना था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ यूएवी दैट इंडिया परचेज रिसेंटली, जो इसराइल से ख़रीदा है ना, इस तरह के प्रश्न आते हैं। विच फीमेल प्लेयर वॉज नेम्ड एज प्रेसिडेंट क्रिकेट क्लब, इसमें कौन आया, तो इस तरह के बहुत हल्के सवाल। इंडिया की पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे लॉन्च हुई है, तो इस टाइप के हल्के सवाल आते हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है। चलिए अब अंतिम जो है वो है यूपी के प्रश्न है, यूपी स्पेशल के जो प्रश्न आते हैं 6 से 7-8 प्रश्न आते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैश क्रॉप इज़ नॉट ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, शुगर केन, व्हीट, मस्टर्ड और रबड़। इसमें से उत्तर प्रदेश में क्या नहीं होता है, तो बहुत ही आसान है, आसानी समझ गए हो गया, पर रबड़ नहीं होता है। ये सब आपको साउथ में मिलेगा, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, और नॉर्थ ईस्ट में भी होता है, मेघालय है, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ त्रिपुरा, यहाँ रबड़ होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिसमैच फैक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या मैच नहीं करता ये बताना है। उत्तर प्रदेश का जो स्टेट ट्री है राज्य वृक्ष अशोक, स्टेट बर्ड सारस क्रेन, स्टेट फ्लावर पलास और स्टेट एनिमल नीलगाय। तो क्या मैच नहीं कर रहा है, बहुत आसान है, राज्य पशु जो है वो नीलगाय नहीं है, बारहसिंगा है ना, क्या है, बारहसिंगा है, या इंग्लिश में कहें तो स्वैम्प डियर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वैम्प डियर, ठीक है, या बारहसिंगा। अगला है निर्भया एक पहल इन उत्तर प्रदेश इस स्कीम एम्पावर, किसको एम्पावर करेगी उत्तर प्रदेश की एक योजना निर्भया एक पहल, बालिका शिशु, महिलाएं, विकलांग जनसंख्या, नवजात शिशु। तो वही निर्भया कांड से प्रेरित है, तो वुमेन्स के सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इसको लॉन्च करा गया था, ठीक है। अब देखिए अगेन 2021 की न्यूज़ है, करंट अफेयर से लिंक करके यूपी जीके का सवाल पूछा गया है। अगला देख लेते हैं। रेड सॉइल इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश में किस हिस्सों में पाई जाती है, आगरा मथुरा, एटा मणिपुर, सीतापुर बाराबंकी या मिर्ज़ापुर झांसी। तो बहुत आसान है, देखिए जैसे झांसी है, ठीक है, वही बुंदेलखंड साइड झांसी है, मिर्ज़ापुर है और बांदा है, इन सब एरियो में आपको मिलेगी, मिर्ज़ापुर, झांसी, बांदा, ठीक है, हमीरपुर है, यहाँ पे रेड सॉइल देखने को मिलती है, याद रखिएगा इसको, बुंदेलखंड का जो टच है। अगला है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, तो ये भी करंट अफेयर से लिंक्ड है, इज स्पेशली मीन फॉर प्रोवाइडिंग। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना विशेष रूप से क्यों बनाई गई है, बालिका शिशु को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, कोविड में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, युवाओं को नौकरी या प्रशिक्षण देने के लिए और लड़कों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। इंग्लिश में देखें तो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू गर्ल चाइल्ड, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू चिल्ड्रन हु लॉस्ट पेरेंट्स ड्यू टू कोविड,
प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग टू यूथ और प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बॉयज़। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, जो भी माता पिता जिनके कोविड के टाइम मृत्यु हो गई है उनके लिए ये स्कीम बनाई गई थी कि जिन्होंने अपने माता पिता को खोया उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसको बनाया गया था दोस्तों। अगला देखते हैं, द फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी सिचुएटेड इन। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित होगा? लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज या लखीमपुर खीरी। तो पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स गुड्स के लिए फेमस ही है मेरठ, तो मेरठ में ही बनाया जा रहा है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को, ठीक है। द डांस फॉर्म इंडिजीनियस टू उत्तर प्रदेश इज भरतनाट्यम, कथक, मोहिनीअट्टम या कुचिपुड़ी। तो देखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, आपको पता होगा आंध्र प्रदेश है। मोहिनीअट्टम बहुत फेमस केरल का डांस है। कथक हमारे उत्तर प्रदेश का है। और वहीं भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? शहीद विजय सिंह पाठक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिर्जापुर, ग्रीन पार्क कानपुर, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट गौतम बुद्ध नगर और ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम लखनऊ, ठीक है। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? तो देखिए शहीद विजय सिंह पार्थिक खेल परिसर या शहीद विजय सिंह पार्थिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये मिर्ज़ापुर में नहीं है, ये आपके ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। ये कहाँ पे है? नोएडा में है, तो ये गलत है। अगला देखते हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी विल बी सिचुएटेड इन। ये कहाँ पे भैया? राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़, प्रयागराज, लखनऊ या कानपुर। तो ये है अलीगढ़ में। कहाँ पे है? राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़। अगला कह रहा है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चर सिगरेट। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सिगरेट बनाई जाती है? मेरठ, मथुरा, आगरा, कानपुर, सहारनपुर, गाजियाबाद या मुरादाबाद, अलीगढ़। तो ये भी बहुत फेमस है। पेपर इंडस्ट्री के लिए सहारनपुर और गाजियाबाद फेमस है, और पेपर इंडस्ट्री में यहाँ पे सिगरेट के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है सहारनपुर, ठीक है। यहाँ पे सिगरेट इंडस्ट्रीज़ हैं सहारनपुर और गाजियाबाद में। अगला है, कुंभ मेला इज द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ हिंदू सेलिब्रेटेड इन अ साइकिल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 12 ईयर्स एट 4 बैंक पिलग्रिमेज साइट। आसान शब्दों में कहें तो 12 वर्षों में कुंभ मेला लगता है, वो कौन सी 4 जगहों पे लगता है? प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक। प्रयागराज, कन्याकुमारी, हरिद्वार, आगरा। प्रयागराज, आगरा, हरिद्वार, गाजियाबाद या हरिद्वार, आगरा, प्रयागराज, उज्जैन। बहुत आसान है। प्रयागराज में संगम पे लगता है, उज्जैन में कहाँ पे लगता है? शिप्रा नदी पे लगता है, हरिद्वार में गंगा नदी पे होता है, और नासिक में कहाँ लगता है? गोदावरी नदी पे। तो ये 4 जगह कुंभ लगता है, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप? मेज, वीट, राइस या बाजरा। तो यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किन बड़े उत्पादों का? तो वीट का, यानी गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश इज। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद या लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन है? तो इनमें से दिया जाए अगर सही ऑप्शन, तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे पुरानी है वो 1887 में बनी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो सबसे पुरानी है। क्योंकि BHU की अगर बात करें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में ये बनी थी, और लखनऊ यूनिवर्सिटी ये भी काफ़ी पुरानी है, 1867 में बनी है। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन हो सकता है, देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी, क्योंकि 1867 में बनी थी ना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि ये और पुरानी है, क्योंकि ये तो बहुत लेटेस्ट की है, 1996 की है ना। तो यहाँ पे D होना चाहिए ऑप्शन। चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है बताना है। मैन्युफैक्चरिंग स्पोर्ट्स गुड मेरठ, सोप मैन्युफैक्चरिंग कानपुर, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग गाजियाबाद, बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग लखनऊ। तो यहाँ कानपुर गलत है, सोप मैन्युफैक्चरिंग नहीं, यहाँ लेदर इंडस्ट्री है ना, लेदर गुड्स यहाँ पे आपको मिलेगा कानपुर में, तो ये गलत हो जाता है। बाकी ये मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ बिल्कुल ठीक है। तो ये था दोस्तों GS कंप्लीट इलाहाबाद हाईकोर्ट के ROE की। अब आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी का एक और पेपर मिल जाएगा। तो इसको देखा आपने कितना आसान पेपर होता है। तो जितना सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, अगर सिर्फ इस एग्जाम को आप टारगेट करना चाहते हैं और कोई नहीं, तो अपना टाइपिंग पे फोकस करिए, सिर्फ SCS का मटेरियल को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, PYQ के वीडियोज़ देखिए, रिवीजन करिए अच्छे से करंट अफेयर्स का और स्टडी मटेरियल का, क्विज़ लगाइए, आराम से आपका हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप